ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। ओके, देखो एक्सपेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एक्सपेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सर बढ़ना। एक्सपैंड होना। एक्सपेंड होना किसी भी चीज का। थर्मल का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन वर्ड का मतलब आपको पता है कि एक्सपेंड होना किसी भी चीज का, चीज का मतलब किसी भी सब्सटेंस का, एंड दैट सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब थर्मल का मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान रखना, जहां पर भी ये वर्ड लगा आता है थर्मल, इसका मतलब क्या होता है कि आप वहां पर उसको कुछ ना कुछ, कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आप वहां पर उसको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो? आप उस ऑब्जेक्ट को या उस सब्सटेंस को यू आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू दैट सब्सटेंस। प्लीज एक बात का आंसर करना, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर मेरे को कोई हीट देगा, देन इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है? अगर मुझे हीट एनर्जी मिल रही है कहीं से, इंक्रीज। इंक्रीज। हो रहा है भाई। हीट मिलने का मतलब क्या है? सब्सटेंस को, थर्मल का मतलब क्या है? हीट प्रोवाइड करना। हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का क्या होना? टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब आप क्या करोगे? हीट करोगे। हीट मतलब टेम्परेचर का, उसका टेम्परेचर क्या करोगे? रेज करोगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हल्का सा क्या होता है? एक्सपैंड। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो जनरली यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जितने भी सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सॉलिड लिख रहा हूँ, नोट्स मैंने आपके सारे सब्सटेंसेज लिखे हुए हैं। तो ऑल सब्सटेंसेज, ये लिखना नहीं है, सब नोट्स में है, मिल जाएगा। तो सब्सटेंसेस से मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर गैस हो, ये सारे सब्सटेंसेस आर फाउंड टू, या टू बी एक्सपेंड ऑन हीटिंग। कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो तो ये सब्सटेंस क्या होता है भाई? ये सब्सटेंस होता है एक्सपेंड। सब्सटेंस से मेरा मतलब है कोई भी मैटर। अब मैटर आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? एक्सपेंड। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, चैप्टर 11 से क्वेश्चन बनता है, टॉपिक से बन सकता है बिल्कुल। अब पहले ना जरा जान लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है। इस चैप्टर में आगे जाके रीजन आएगा, ठीक है, वहां पे थोड़ा ग्राफ वगैरह की हेल्प से भी है। तो फिलहाल वो यहीं पे मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना जरा होता क्या है। ठीक है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहीं पे बताना पड़ता है इसका कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है। देखो होता क्या है, लेट्स सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस मान लेते हैं। तो आपको पता है सब्सटेंस में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये रहा एक मॉलिक्यूल, लेट्स से ये रहे, ये कुछ मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मान मान लो। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन। रैंडम मोशन। मैंने बोला था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट क्या बताती है कि भाई जब आप अच्छा, इनका तीन टाइप का मोशन होता है जनरली। एक होता है ट्रांसलेटरी, एक होता है वाइब्रेटरी, और तीसरा क्या होता है? रोटेटरी। ये लास्ट क्लास की बातें थी, बातें सिलेबस में नहीं है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये बेसिक बातें हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो जो कोई भी सब्सटेंस है, तो हमने एक सब्सटेंस माना कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। अब आपने इसको हीट किया, मतलब आपने इसको क्या प्रोवाइड की? कुछ ना कुछ
इस सब्सटेंस को कुछ ना कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो क्या होगा हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से, हमने पढ़ा था कि इनका ये जो कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन है, इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है हीट प्रोवाइड करने से इंक्रीज, जिसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यस सर। Yes, sir. तो अब यहाँ पर होता क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है वो हमें समझना है, थोड़ी बेसिक बातें हमने कवर कर ली। अब देखो क्या होता है यार, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, या चलो पहली सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं जब आपने हीट प्रोवाइड नहीं की, तो मैं दो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। तो लेट्स सपोज जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये है लेट्स से R1। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने मान लिया R1। अब होता क्या है कि जब आप, अच्छा ये जो है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो होता क्या है उस केस में कि इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और आई कैन से दैट, या फिर दूसरा नाम अगर ये मोशंस हैं तो वहां पे, और डिस्टेंस बिटवीन, या एवरेज डिस्टेंस भी आप कह सकते हो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाती है, बस इस वर्ड पे फोकस करना है आपको। कि जब आप क्या करते हो, जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले कोई डिस्टेंस लेट से R1, तो जब आपने उसको हीट किया तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, कब होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जब वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा, ठीक है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ट्रांसलेटरी या रोटेटरी हो तो ये वाला वर्ड चलता है। या फिर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दोनों क्या हो जाएंगे, ये उनके क्या हो जाते हैं, हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब इंक्रीज। पहले ये जो दो मॉलिक्यूल्स R1 डिस्टेंस पर थे, अब ये मॉलिक्यूल आपको ज्यादा डिस्टेंस पर मिलेंगे, मान लेते हैं ज्यादा डिस्टेंस इज R2। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या सिर्फ ये दो मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिस्टेंस पर मिलेंगे, या ये दो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा डिस्टेंस पर मिलेंगे, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस हल्की सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज जब आप हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स का मोशन और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा तेज वो भागते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ तक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यहाँ से जाके वापस आ जाता है, फिर यहाँ से जाके वापस आ जाता है, ऐसे, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर अब उसको एनर्जी मिल गई, यार एक चीज बताओ, आपके पास अगर, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास 5 जूल एनर्जी है, मान लेते हैं 5 जूल एनर्जी में लेट्स से आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मान लो आपको 20 जूल एनर्जी मिल गई, तो आप क्या इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करोगे? मेरा सिंपल सा सवाल ये है, कवर करोगे ना? यस सर। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी Yes, sir. उतनी ज्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो। सीधी सी बात वही है कि भाई इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ गई, जो होता है लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, 10th चैप्टर में भी आया था। तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट देने से बढ़ गई, ठीक है, एनर्जी बढ़ी, मतलब क्या, मान लो ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर तो सकता है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया। या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बिकॉज ये इधर जा रहा होगा, हो सकता है ये इधर जा रहा है, या ये यहाँ तक जा रहा है तो ये और ज्यादा आगे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, होता क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल, जब भी किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो, तो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अब यार डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या सब्सटेंस का साइज नहीं बढ़ेगा हल्का सा, क्योंकि सब्सटेंस मिलकर बना ही मॉलिक्यूल से है, एवरी एटम, यस पता है ना, सर। हर एक सब्सटेंस मैटर होता है, और मैटर जो है एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो सेपरेशन है वही इंक्रीज हो गई, तो आई गेस सब्सटेंस का साइज भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। दिस थिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका जो ये लॉजिक है, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे आके, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है मैंने, वो हम पढ़ेंगे आगे आके, बट ये एक्सप्लेन करना पड़ता है यहाँ पे कि किस वजह से ऐसा होता है। अब सवाल आता है कि क्या डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ऐसा डे टू डे लाइफ में। अभी जैसे विंटर्स है,
ठीक है, एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इसका कि लेट्स सपोज कोई कांच की बॉटल है, ठीक है, कांच की बॉटल में अगर कोई आप एक वुडन 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 ब्लॉक अगर उसमें फंसा दो और उसको निकालो तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कांच की बॉटल्स है ना, ठीक है, या कभी आप लोगों ने देखा हो तो एक मतलब मिल्क की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, उनका ढक्कन ओपन नहीं होता सर्दियों में कभी कभी, तो उसको क्या होता है ना, उसको हल्का सा गर्म पानी में रखना पड़ता है तब जाके वो ओपन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको गर्म पानी में रख रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। हीट प्रोवाइड होने से वो जो है, जो भी सब्सटेंस है, वो जो सब्सटेंस है वो हल्का सा क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बहुत हल्का सा एक्सपेंड हो जाता है ताकि वो ढक्कन जो है वहां पे आराम से निकल। ठीक है, हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी इसकी डे टू डे लाइफ में, बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है थर्मल एक्सपेंशन की। तो सभी को क्लियर है थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकता मैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 11 12 13 ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से बहुत रेयरली, चाहे नीट हो चाहे मेंस हो, बहुत रेयरली कुछ पूछा जाता है ना। बात करी जाए थर्मल एक्सपेंशन की तो ध्यान रखना प्लीज, ये कितने टाइप का होता है, दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स कैसे, कोई सब्सटेंस है तो सब्सटेंस की लेंथ इंक्रीज हो सकती है, तो पहला जो टाइप होता है दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। हम क्या नाम देते हैं, पहले टाइप को हम बोलते हैं कौन सा एक्सपेंशन, माइक लीनियर। में किसी ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, फर्स्ट जो 3 टाइप होता है, ठीक है, 3 टाइप होते हैं इसके, तो पहला टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर और लेंथ दोनों रिलेट कर पाओगे, तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि लीनियर एक्सपेंशन में किस में इंक्रीज होगा, बस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली सॉलिड की बात कर रहा हूँ बिकॉज ये चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच डील्स विद द सॉलिड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉलिड्स के केस में होता है, लिक्विड और गैसेस, मैंने ऊपर सभी सब्सटेंसेस लिखा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड, लेट्स सपोज ये कोई सॉलिड है, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है अभी, ठीक है, और लेंथ एल कब है, जब टेम्परेचर कितना है, लेट्स से टी डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कितना है टी डिग्री सेल्सियस, तो इसकी लेंथ कितनी है एल यहाँ पे। ओके, अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये सॉलिड जो है एक्सपेंड होगा हल्का सा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मान लेते हैं कि जो सॉलिड है एक्सपेंड होके यहाँ तक आ गया, तो ये जो डिस्टेंस हुई ये हमने कितनी मानी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेट से हमने मानी कितनी, डेल्टा एल। मतलब डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन लेंथ। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ वाला टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ वाला टेम्परेचर कितना होगा, ये रेड हिस्से वाला ज्यादा होगा कम होगा, इतने हिस्से का, इस पोर्शन का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अब सवाल आता है कितना ज्यादा होगा, देखो हमने जो लेंथ है बहुत हल्की सी बढ़ाई है, तो जो टेम्परेचर भी होगा वो हल्का सा ज्यादा ही होगा, दैट इज कितने डिग्री से आपने टेम्परेचर रेज किया, मान लिया टी, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से। कहने का मतलब क्या, एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पर इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर टोटल टेम्परेचर हो गया लेट्स से 110 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हुई, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, यहाँ पर 100 है यहाँ पर 110 है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ सिर्फ इस हिस्से के लिए, दैट इज 10 डिग्री। तो ध्यान रखना डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। सेम ऐसे ही डेल्टा टी का मतलब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, अब एक बहुत कॉमन सेंस हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तीनों में सेम फॉर्मूला, सेम तरीके से फॉर्मूला बनाऊंगा, बिल्कुल इजी चीज पड़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि जो लेंथ है इसमें इंक्रीमेंट उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा ये मतलब चेंज इन लेंथ उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा ये ऑलरेडी लेंथ होगी। भाई लेंथ में चेंज sir. उतना ही ज्यादा होगा ना जितनी ज्यादा ये वाली लेंथ होगी। इसकी लेंथ अगर Yes, 5 sir. सेंटीमीटर है तो इसमें चेंज मान लेते हैं कि ये है 2 सेंटीमीटर की लेंथ वाला और एक ये है 5 सेंटीमीटर की लेंथ वाला, तो दोनों में से किसमें ज्यादा चेंज होगा लेंथ में, 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या
कि जो डेल्टा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एल के, मतलब दैट इज चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये भी पता है कि जितना ज्यादा इसको हीट करोगे उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा हीट करोगे उतनी ज्यादा लेंथ में चेंज आएगा, मतलब उतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीमेंट होगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज होगा लेंथ में। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतनी ज्यादा लेंथ चेंज होगी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे एक साथ तो क्या मिलेगा, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एल्फा एल डेल्टा टी। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल डेल्टा टी। बात समझ आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर वो अल्फा है की डेल्टा वैल्यू एल कांस्टेंट रहेगी, किसकी? अल्फा की। हाँ एल्फा कांस्टेंट ही होता है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हर एक सब्सटेंस के लिए, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे आयरन है, ब्रास है, कुछ भी है, हर एक के लिए अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज्यादा होती है। ओके सर। और डेल्टा एल का मतलब क्या है यहाँ पे, डेल्टा एल अभी इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग, देखना बहुत इजी तरीके से। तो डेल्टा एल बोले तो चेंज इन लेंथ। ओके, व्हाट इज एल? एल इज द ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा टी क्या था यार, राइज इन टेम्परेचर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So you can also say, ठीक है, इस अल्फा को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं, वरना जो नाम चलता है, जो बुक्स में नाम दिया होता है वो ये दिया होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सी एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसको ना डिफाइन करने को आ जाता है कभी कभी, ठीक है, जब आपसे एक्सपेंशन के टाइप्स पूछेगा, बाई चांस मान लो आपसे डिफाइन करने को आ गया, तो देखो फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनती है। यहाँ पे कैसे बनती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो है ये बताओ? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ रेशो पर बोलो यूनिट या चेंज इन बोलो, Change in पर length यूनिट। per unit product of original length and rising temperature. So it is defined as the you can also write change in length, ठीक है, it is defined as the small change in, क्योंकि चेंज बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा चेंज होता है, स्मॉल चेंज इन लेंथ, क्योंकि बहुत बड़ा सॉरी बहुत छोटा चेंज है तभी हम लोग डेल्टा लगा रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द स्मॉल चेंज इन लेंथ पर यूनिट। पर का मतलब पता है क्या होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, तो डिवाइड मतलब पर, यूनिट कौन सी लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और राइज इन टेम्परेचर बोला जाए तो पर यूनिट डिग्री, अच्छा हमने पर यूनिट तो लिख लिया, सॉरी, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री केल्विन भी आप लिख सकते हो, पर डिग्री केल्विन भी आप लिख सकते हो, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन, बन तो गई डेफिनेशन। तो स्मॉल चेंज इन लेंथ बोले तो डेल्टा एल, ठीक है, ये रही डेल्टा एल। पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ये रहा, पर डिग्री, पर का मतलब ये भी डिवाइड में आ रहा है इसके, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस लिखो या डिग्री केल्विन लिखो, सॉरी केल्विन लिखो, दैट इज अप टू यू, डेफिनेशन कोई गलत नहीं होने वाली। यहाँ पर हमने क्यों डिग्री सेल्सियस लिया, बिकॉज हम यहाँ पे टेम्परेचर इसमें मान के चल रहे हैं, पहले से सेल्सियस में मान के चल रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखते हैं इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। ओके, कोई प्लीज ऐसा यूनिट बताएगा अल्फा की कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, ऐसा यूनिट। Per Kelvin. और एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं, कि जो अल्फा है ये आयनिक सॉलिड्स के लिए जाता है,
एज कंपेयर टू जो नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए अल्फा ज्यादा होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज मच ग्रेटर देन इज मच ग्रेटर इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स एज कंपेयर टू द नॉन आयोनिक सॉलिड्स। इसको लिख लेना, ये नोट्स में नहीं है, नॉलेज के लिए बात है, ठीक है। और हाँ भाई, इसकी एसआई यूनिट बताओ, एसआई यूनिट क्या होगी? So per Kelvin या per degree Celsius? देखो, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर की बची, तो एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है? एसआई यूनिट ही बात हो रही है, एसआई यूनिट टेम्परेचर की केल्विन, एसआई यूनिट क्या हो Yes, गई sir. अल्फा की? केल्विन इनवर्स, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी मिल जाएगी देखने को, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बस बता रहा हूँ, जैसे अभी पूछा भी था किसी ने कि हर किसी के लिए क्या अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, मैक्सिमम होता है। और सबसे कम होती है किसके लिए? लीड के लिए, सबसे कम। दैट इज सबसे कम एक्सपेंशन आपको किस में देखने को मिलेगी भाई? जितना ज्यादा ये वैल्यू, उतना ज्यादा एक्सपेंशन सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में देखने को मिलेगी? एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगी। सबसे कम एक्सपेंशन किस में मिलेगी आपको देखने को? लेड में। ठीक है। और Yes, sir. एल्यूमिनियम से कम अगर बोला जाए तो एल्यूमिनियम से कम होगा ब्रास। ये बहुत सारे मेटल्स हैं, तो टेबल याद करना एक इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें है और सबसे कम किसमें, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम। ये बातें लिख लो यार, ये नोट कर लो, नोट्स में नहीं है क्योंकि ये लिख लो जरा 2-3 वर्ड, ठीक है, कहीं रफ साइड में लिख लो। बाकी सब ये नोट्स में है, सब कुछ नोट्स में। बाकी क्लियर है सभी को? तो ये था फर्स्ट टाइप आपका लीनियर एक्सपेंशन। बात करते हैं अब सेकेंड टाइप की। तो यार लेंथ में इंक्रीज हो गया, अब सेकंड आता है कि उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो सकता है। जब आप हीट करोगे किसी सब्सटेंस का, सरफेस एरिया भी क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड आता है अब यहाँ पे एरिया एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन दैट इज सुपरफिशियल, या फिर इसको इस नाम से भी लिखा होता है काफी बुक्स में, या फिर एरिया एक्सपेंशन। ओके, आई गेस एरिया एक्सपेंशन का मतलब सभी को पता है कि इस बार यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन में इंक्रीज इन लेंथ था, तो सुपरफिशियल या फिर एरिया एक्सपेंशन में क्या होगा? इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज होगा यहाँ पे? एरिया। Area. एरिया। तो जो एरिया में इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड, दिस इज दिस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरिया एक्सपेंशन। ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं, जिसका एरिया जो है एस है, ठीक है, ये एरिया एस है। ये एरिया जो है ये 3 डिग्री सेल्सियस पर है। जब आपने, सेम वही तरीके रख रहा हूँ, जब आपने इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेट्स से डेल्टा टी से टेम्परेचर राइज करा, तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं जो एरिया होगा वो कितने से इंक्रीज हो गया? बिल्कुल सेम तरीका, डेल्टा एस से। तो हमें पता है कि इंक्रीमेंट इन एरिया उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसका पहले से एरिया होगा। बिल्कुल सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग। Yes, sir. Yes sir. एंड दूसरी चीज, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसका एरिया इंक्रीज हो सकता है, ये सुनो। Yes, Yes sir. sir. यस सर। तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे यहाँ पे, तो फिर से सेम बात निकल के आएगी, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी। इस बार प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग जो लगाते हैं कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या बना? बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, वो लीनियर एक्सपेंशन था, तो ये कौन सा किसका कोफिशिएंट हो गया?
superficial expansion. coefficient of superficial expansion, और you can also write area expansion. कोई डेफिनेशन बना सकता है इसकी? डेल्टा इसका मतलब क्या है? चेंज इन एरिया, और एस का मतलब क्या है आपका? ओरिजिनल एरिया। डेल्टा टी का मतलब क्या है? प्लीज कोई डेफिनेशन बना दो Rise in temperature. एज करके। इट इज डिफाइंड एज Small change in area per unit original area per rise in temperature. स्मॉल चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री सेल्सियस पर या फिर पर डिग्री केल्विन राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है सभी को? बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने वो वाली बनाई थी यार, क्या बोलते हैं, Yes, sir. लीनियर एक्सपेंशन। Yes, sir. बिल्कुल Yes, हूबहू sir. वैसे ही। नथिंग चेंज। अच्छा, मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये किस पे डिपेंड करता है? बीटा किस पे डिपेंड करता है? और ऐसा यूनिट, Nature. दोनों चीजें बता दो जल्दी से। ऐसा Nature of यूनिट यूनिट material बता में. दो। ध्यान रखना उसी पे डिपेंड करेगा ये, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। और यूनिट क्या है इसकी? Kelvin So inverse. Kelvin inverse. Kelvin. Inverse. ठीक है, सेम वही। अगर यूनिट बोला जाए तो यूनिट कैन बी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अगर ऐसा यूनिट बोला जाए तो ऐसा यूनिट क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें किसी को? No, sir. Sir. No, No, sir. sir. No. अब थर्ड बचा यहाँ पे, ये सुपरफिशियल हो गया। थर्ड और लास्ट, थर्ड एंड लास्ट इज सुपरफिशियल वॉल्यूम। इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन भी। वॉल्यूम जैसे एरिया था तो वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम से ही बनता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, फिर से Yes, सेम sir. वही, जितनी वॉल्यूम में चेंज उतना ही ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा ओरिजिनल वॉल्यूम होगी, और जितना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर होगा। Yes, sir. ठीक है भाई, यही तो होगा ना। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पर कंबाइन करोगे जब आप दोनों को, तो कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा? डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर जो कांस्टेंट लगता है दैट इज कॉल्ड गामा। ये ठीक है, वी डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी डेल्टा टी। ये भी इसको हम बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और ये भी किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। एंड डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, where V is the original volume and delta T is the वही सेम चीज फिर से राइज इन टेम्परेचर। तो कोई डेफिनेशन बता दो इसकी, क्या बनेगी? डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? It is defined as change in volume per unit original volume per unit rise in temperature. ठीक है, तो क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, ओके, इसको Yes, किसी sir. को देखना है तो देख लो, मैं जरा भी। ठीक है, तो पहले जरा इसको देख लेते हैं क्योंकि इजी सा टॉपिक है थोड़ा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक नंबर में या 2 नंबर में मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। नाउ देयर इज दिस थिंग। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मतलब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
मॉलिक्यूल कि क्या होता है मॉलिक्यूल्स में जिसकी वजह से कोई भी सॉलिड का जो लेंथ है, मतलब सॉरी जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये जो ग्राफ है ये जाना पहचाना लग रहा है किसी को? तो अगर मैं याद दिला दूंगा हमने कहाँ पे बनाया था, ये ड्रॉ किया था हमने ग्राफ कुछ ऐसा ही। सर दो एटम्स के बीच में जो एनर्जी होती है, अट्रैक्शन होता है, उसका था। हाँ कुछ ऐसे ही था, याद है इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर जो पोर्शन हमने पढ़ा था। किसी की ऑडियो लैग तो नहीं कर रही? नो सर। No, sir. तो याद है चैप्टर नंबर No, 10 sir. में इंटरमॉलिक्यूलर, आप नोट चेक करना प्लीज, कुछ ऐसा ही ग्राफ हमने वहां पे भी पढ़ा है, बिल्कुल इसी शेप का। तो वहां तो फोर्स के बारे में बात थी, यहाँ पर है बस आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स आपको पता है ना, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में हम पढ़ चुके हैं कि दो मासेस या दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्ट करते हैं, दे इंटरेक्ट वाया एनर्जी, वो एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसलिए ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम बनता है। तो चैप्टर 10 में ऑलरेडी ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने ग्राफ पढ़ा है। तो मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में इजी है, जो मैंने बताया बस वही है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो इट इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन को, जो ये थर्मल एक्सपेंशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बेसिस पे। तो एट एनी गिवन पॉइंट टेम्परेचर T1, तो किसी गिवन पॉइंट पे टेम्परेचर ये रहा T1 और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी है E1 एंड एनर्जी E1, एटम्स वाइब्रेट विद द इंटर एटॉमिक, याद है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आया था वहां पे कुछ, इंटर एटॉमिक मतलब एटम्स के बीच की जो सेपरेशन है। तो एटम्स वाइब्रेट विद द इंटर एटॉमिक सेपरेशन ऑसिलेटिंग बिटवीन इट्स मिनिमम O1 A1। तो यहाँ से यहाँ तक ये इनकी मिनिमम डिस्टेंस है ऑसिलेट करने की, एंड मैक्सिमम क्या है? O1 B1। और मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं? ये मैक्सिमम आ सकते हैं कहाँ तक भाई? B1 तक, यहाँ तक आ सकते हैं। तो एटम्स इन दो पॉइंट्स के बीच वाइब्रेट कर रहे हैं अभी A1 B1 के, यस और नो? कब? जब टेम्परेचर T1 है और इनके पास एनर्जी है कुछ ना कुछ E1। नाउ सेकंड पॉइंट हमें पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन। और आपको पता है यार, एक्सपेंशन तभी होगा सॉलिड का जब आप उसको क्या करोगे, किसी भी सॉलिड को क्या करते हो जब आप, Heat. जब आप सॉलिड को हीट करोगे, तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड टू टेम्परेचर T2। अब देखो ये रहा टेम्परेचर T2। तो यार अभी मैंने पढ़ाया था, जब मैं बता रहा था आपको मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन समझा रहा था, कि जब भी आप किसी भी सॉलिड को हीट करोगे ना, तो हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी एनर्जी भी तो बढ़ेगी। तो आप देख रहे हो ना, इसकी एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी कितनी हो गई? E2 हो गई एनर्जी। भाई E1 और Yes, E2 में sir. से तो E2 ज्यादा है ना। Yes, sir. So when a solid Yes, is heated to sir. temperature T2, energy increases to E2 and atoms now vibrate with। अब जरा देखना, एटम पहले मिनिमम A1 तक वाइब्रेट कर रहे थे, अब देखो एटम्स मिनिमम कहाँ तक वाइब्रेट करेंगे? मिनिमम A2 और मैक्सिमम B2। Beat. ठीक है, तो जो पहले ये A1 B1 था, अगर मैं इसको, पहले ये जो इतना था, बस कर्सर पे ध्यान देना, पहले सिर्फ ये इतना था, दैट इज A1 B1 विद द मीन सेपरेशन ऑफ T1। अब है ये A2 B2, कौन ज्यादा है? A2 B2 ज्यादा है कि A1 B1 ज्यादा है? A to A2 B2. विद मीन सेपरेशन A to B2. E2 B2, एंड ये है हमारा यहाँ पे मीन सेपरेशन जो C2 है। तो दिस इज द मीन सेपरेशन, मतलब एवरेज सेपरेशन ये है इनके बीच का। तो हमने क्या देखा कि नाउ एटम्स वाइब्रेट विद इंटर एटॉमिक सेपरेशन ऑसिलेटिंग बिटवीन मिनिमम O2 A2 एंड मैक्सिमम O2 B2 एंड मीन सेपरेशन ये। तो मीन सेपरेशन दैट इज O2 C2 इज ग्रेटर देन O1 C1, दैट इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी इंटर एटॉमिक सेपरेशन था, या दो एटम्स के बीच का जो भी सेपरेशन था, वो सेपरेशन क्या हो गया यार? इंक्रीज हो गया। और जब सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको पता है ना, सॉलिड भी थर्मली क्या हो गया, इसका मतलब एक्सपेंड हो गया। Expand. Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ये जो आपको पहले समझाया था, ये वही चीज है, बट इस बेसिस पे मतलब प्रॉपरली फॉर्म में, ग्राफ वगैरह के फॉर्म में। तो यही होता है कि जब भी आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो, तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में
जो भी सेपरेशन है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन और यू कैन आल्सो से इंटर एटॉमिक सेपरेशन, वो सेपरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा आ जाती है, एनर्जी ज्यादा तो वो ज्यादा ऑसिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उनका मीन इंटर एटॉमिक सेपरेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? No. तो हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने एक सॉलिड क्यूब कंसिडर किया यहाँ पे, जिसमें से इस क्यूब की हर एक साइड कितनी है, एल, इसका सरफेस एरिया कितना है हर एक फेस का, हर एक फेस का माना ध्यान रखना, हर एक फेस का एरिया कितना माना है, एस, और जो क्यूब की वॉल्यूम मानी है वो लेट्स से वो कितनी मानी है, वी। अच्छा, तो मुझे कोई प्लीज बता सकता है एस की वैल्यू कितनी होगी, एस किसके इक्वल होगा और वी किसके इक्वल होगा? एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ 6 ईच L फेस ऑफ square. क्यूब, नहीं, सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस। एस जो है वो हर एक फेस का एरिया है, तो ये एक फेस है, तो ये क्यूब का एक फेस किसकी तरह काम करता है, ये फ्रंट वाला L square. L square. एल स्क्वायर, Square पता है की ना, तरह. क्यूब का हर एक फेस किसकी तरह काम करता है, स्क्वायर की तरह। तो Square. ये हो गया एल स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। L cube. Yes, Yes sir. sir. अब हमें बताना है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा गामा। तो भाई अल्फा है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड गामा है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब तीनों में एक ही बात कॉमन है, तीनों एक्सपेंशन में एक बात कॉमन थी जो अभी पढ़ाया भी था पीछे। तो तीनों में वो बात कॉमन क्या थी, वो कॉमन बात ये थी यार कि आपने चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, मतलब कोई सा भी एक्सपेंशन हो, सब्सटेंस को क्या किया था याद है, हीट किया था, तभी तो एक्सपेंड हुआ था। Yes, sir. Yes sir. मान लेते हैं कि लेट द क्यूब इज हीटेड, कि हमने क्यूब को क्या किया, हीट किया बाई स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, नोटेशन में बिल्कुल सेम रखूंगा, बाई स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की रेंज हमने मानी डेल्टा टी। तो मान लेते हैं देन लेट डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है भाई, ऑफ ईच साइड, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की हर एक साइड में कितने से इंक्रीमेंट हो गया लेंथ में, डेल्टा एल से, ईच साइड ऑफ क्यूब, डेल्टा एल ये माना, और डेल्टा एस हमने क्या माना यहाँ पे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, और डेल्टा वी बचा लास्ट, डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No sir. अच्छा ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें फिर से, देन मुझे बस बताना ये फॉर्मूला सही है या गलत है। एक सेकंड, सॉरी, बताओ जरा ये फॉर्मूले सही है गलत है? सेकंड वाले में सिर्फ डेल्टा एस की जगह ऐसी सॉरी, ये तो कोई मिस्टेक नहीं, फॉर्मूले तो सही है ना वैसे, ये सुनो, Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूले अभी जो पढ़ाए थे आपको ये वही फॉर्मूलेज हैं। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू बीटा एस डेल्टा टी गामा ये। तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ ऑफ ईच साइड, न्यू लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ ऑफ ईच L साइड ऑफ plus delta L.
विल बी इक्वल्स टू एल प्लस डेल्टा एल, यस और नो? भाई पहले एल थी, अब डेल्टा एल से इंक्रीमेंट हो गया, तो नई लेंथ कितनी हो गई? नई लेंथ कितनी हो गई हर एक साइड की? यही तो हो गई ना? yes Yes, sir. sir. न्यू सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, न्यू सरफेस एरिया कितना हो गया? पहले कितना था? Yes. Yes. तो नया कितना हो गया? एस प्लस डेल्टा एस। और न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो गई? वी प्लस डेल्टा वी। क्लियर हुई बात सभी को? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना अभी डेरिवेशन नहीं करी है, अभी तो हम लोग बस ये बेसिक काम कर रहे हैं, ठीक है? डेरिवेशन बड़ी है, वो मैं थोड़ा इसको सफिशिएंट स्पेस दे दूंगा जब आपको थोड़े नोट्स भेजूंगा, तो मैं आपको ये चेंज करके दे दूंगा इसमें स्पेस, तो ताकि आप आराम से लिखो। तो अभी हम लोग सबसे पहले रिलेशन निकालने वाले हैं, तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो तीनों के बीच में रिलेशन निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, दो दो के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम रिलेशन निकालने वाले हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है? पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन निकलेगा, मतलब हम वो वाला तरीका करेंगे, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा फिर? सी के, कुछ ऐसे चलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो अभी हम लोग ए अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन निकालने वाले हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अल्फा जो है वो किसका कोएफिशिएंट था? एक बार बोलो जल्दी से। Linear Linear expansion. Linear expansion. expansion. लीनियर एक्सपेंशन। और बीटा किसका था? Superficial Area expansion. expansion. सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है? मतलब आपको कुछ रिलेशन निकालना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अल्फा और बीटा, आपको कुछ तरीका निकालना है, कोई रिलेशन निकालना है जिस तरीके से लेंथ ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, और बीटा बोले तो एरिया से रिलेटेड होता है, तो लेंथ और एरिया कुछ रिलेट होते हैं एक दूसरे से किसी तरीके से। Yes sir. हमें इनको रिलेट करना है, ठीक है? देखते हैं जरा। तो न्यू सरफेस एरिया भी हमने निकाला है, तो न्यू सरफेस एरिया, भाई पता है ना सरफेस एरिया मतलब बीटा, उसमें बीटा यूज होगा। तो न्यू सरफेस एरिया एस प्लस डेल्टा एस होता है, यही तो होगा, देखो ऊपर लिखा है यार, ठीक है? ये रहा Yes, प्लस sir. डेल्टा एस। Yes sir. अब यहाँ देखो, अभी मैंने क्या पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे सरफेस एरिया और लेंथ रिलेट होते हैं? होते तो हैं, ये रहा, देखो जरा लिखा हुआ है। Yes, इसकी sir. जगह हम क्या लिखेंगे? तो एस प्लस डेल्टा एस का मतलब पहले लेंथ एस थी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नया सरफेस एरिया एल प्लस Yes, डेल्टा एल sir. का स्क्वायर। Yes Yes. भाई sir. पहले एरिया जब एस था तो लेंथ थी वहां पे एल, अब एस प्लस डेल्टा एस हो गया तो लेंथ भी कितने से बढ़ गई होगी? डेल्टा एल से इंक्रीज हुई होगी ना? समझ आई बात? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. नया सरफेस एरिया आ गया एस प्लस डेल्टा एस, दैट इज एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ओके, देन एस प्लस डेल्टा एस की वैल्यू हमने ऊपर से लिखी हुई है, दैट इज बीटा एस डेल्टा टी। अब एल प्लस डेल्टा एल में हमें डेल्टा एल की वैल्यू पता है, ये रही डेल्टा एल की वैल्यू, दैट इज अल्फा एल डेल्टा टी। समझ आया सब सभी को? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? इन दोनों टर्म से एस कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी इसका होल स्क्वायर है ये, तो राइट हैंड साइड का जब अच्छा काम करते हैं, देखो यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो दोनों से क्या कॉमन आएगा? इस वाली टर्म से, यहाँ इन दोनों टर्म्स में एल है, तो क्या कॉमन आएगा? एल कॉमन आएगा कि एल का स्क्वायर कॉमन आएगा? L का स्क्वायर है. एल का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि एल प्लस अल्फा डेल्टा एल टी का होल स्क्वायर है यार, होल स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आएगा? एल का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो एस इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। इसको ओपन कर सकते हैं अब हम ए प्लस बी के फॉर्मूले से। Yes sir. Yes. तो इट विल बी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। सही है? Yes sir. ओके, इस एल स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें? कोई बताएगा क्या है इस एल स्क्वायर की वैल्यू? मैंने अभी सर्कल भी की हुई है, S. S. लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्क्रीन पे, एस इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा
टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो एस से एस कैंसिल आउट हो गया भाई, और जब एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन बचेगा वो बनेगा 1 प्लस बी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एक बार आप देख भी सकते हो, यही बनेगा हमारे पास। ठीक है, Yes, sir. तो भाई अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो अल्फा है ये कैसी क्वांटिटी होती है, छोटी या बहुत बड़ी? मैंने अभी आपको एल्यूमिनियम की बताई थी, जैसे तो मैं एग्जांपल अगर दो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू बताऊं तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की होती है अल्फा, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और वो मैक्सिमम भी कितनी होती है, 2.3 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ये होती है इसकी वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अल्फा बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As alpha is a very small quantity. तो यार जब अल्फा छोटी है तो अल्फा स्क्वायर तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी। फिर भाई 0.1 का स्क्वायर करोगे Yes, तो sir. 0.01 ही तो आएगा, उससे और छोटी क्वांटिटी Yes, तो आ रही sir. है ना। तो जब Yes, अल्फा sir. बहुत छोटी है, एज अल्फा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, तो देन अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल। Those terms containing alpha square can be, तो जिन टर्म्स में अल्फा स्क्वायर आ रहा है आप उन टर्म्स को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ आ गया क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हो? क्योंकि भाई ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, और बहुत छोटी अगर कोई वैल्यू हो गई है इसका मतलब क्या है यार, एक ये वैल्यू जो है 1 वाली, देखना जरा ध्यान से, ये 1 है। अब इस 1 में बहुत छोटी वैल्यू आप ऐड करोगे, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा बहुत छोटी वैल्यू पे, सॉरी बहुत बड़ी वैल्यू पे? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन 2.3 इंटू 10⁻⁵ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 3 4 4 5, फिर ऐसे कुछ है ये। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी ना यार, तो कोई फर्क पड़ेगा 1 पे? नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए हमने अल्फा स्क्वायर को क्या कर देंगे यहाँ पे, नेग्लेक्ट। क्या बचा नेग्लेक्ट करने के बाद? यहाँ पर बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बचा, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म, तो 2 अल्फा किसके इक्वल बच गया, बीटा के। तो ये रिलेशन आ गया Beta. बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। नाउ अभी हमने निकाला अल्फा और बीटा, गामा के बीच भी चाहिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो मैं बता रहा था, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी वाला तरीका। तो हमने अल्फा बीटा के बीच निकाल लिया, अब हम निकालेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, ये उसी डेरिवेशन का पार्ट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा वाली डेरिवेशन का ही पार्ट है ये। तो हमने रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकाल लिया, ठीक है निकाल लिया। अब हमने अल्फा और गामा ही क्यों चूज किया, इसका भी जरा रीजन जान लेते हैं। क्या कोई तरीका है जिससे सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिलेट होते हो? कोई फॉर्मूला जिससे सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिलेट होते हो? नहीं है ना कोई फॉर्मूला? No, sir. No, sir. लेकिन हम वॉल्यूम और लेंथ को तो रिलेट कर रहे हैं ना, देखो Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या है इसका, कि आप किस किस के बीच रिलेशन निकाल सकते हो, आप रिलेशन निकाल सकते हो, लेंथ बोले तो अल्फा, वॉल्यूम बोले तो गामा। इसलिए हमने क्या चूज किया यहाँ पे, रिलेशन चूज किया किस किस के बीच, बिटवीन अल्फा एंड गामा। बिल्कुल सेम तरीका अपनाया जाएगा वापस से, जो सेम पीछे हमने अपनाया था। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, न्यू सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे अब, न्यू क्या, वॉल्यूम, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और वॉल्यूम क्या होती है, जैसे सरफेस एरिया हमने लिखा था एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम क्या लिखी जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल का
होल क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यू कैन सी, ये रहा वॉल्यूम डेल्टा वी का फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करी डेल्टा वी दैट इज गामा वी डेल्टा टी एल प्लस, फिर से डेल्टा एल की वैल्यू पुट करी, अब तो पता ही चल गई होगी डेल्टा एल की वैल्यू, एल अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। तो क्या कॉमन आ गया भाई, v कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने एल क्यूब कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। समझ आ गया? यस सर। अब अच्छा ये एल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, फिर से एल क्यूब इस बार किसके इक्वल हो जाएगा? वी तो v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, एल क्यूब की जगह v लिख देंगे, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। मैं लिख देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम किसके इक्वल है, एल क्यूब के। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को किस फॉर्मूले से ओपन किया जाएगा? a प्लस बी का होल A क्यूब, plus B दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, बिल्कुल सेम लॉजिक के, इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हुए, बिल्कुल इसी वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम, तो एज अल्फा इज वेरी स्मॉल, आया ना, देन अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब विल बी, भाई ये तो बहुत छोटी हो जाएंगे ना फिर तो, यस सर। does terms containing अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब, तो इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, इस बार नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यस सर। तो भाई जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, तो ये नेग्लेक्ट हो गई और ये नेग्लेक्ट हो गई, क्या बचा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 फिर से कैंसिल आउट, गामा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो क्या बना 3 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, ये बन गया। यस सर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो तीनों के बीच में रिलेशन बहुत आराम से अब आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 does, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अपन लिख सकते हैं क्या, 2 अल्फा इज, अच्छा किसी को आता है रेशो में कैसे सेम किया जाता है, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, तो इसको सेम कैसे किया जाएगा? आता है मैथ्स में पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तरीका होता है एक, बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 और गामा बाई 3। ठीक है, देखो ये तो रिलेशन आ ही गया, वरना तरीका क्या होता है इसमें क्या होता है कि आप इन जो भी नंबर आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा फिर कितना आपका, इट विल बी इक्वल्स टू 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा, जैसे यहाँ पर 2 अल्फा और 2 और 3 का जो एलसीएम है 6, तो 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट देख सकते हो, उस तरफ नहीं जाते अपन। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 और which is further equals to gamma by 3. So this is the required relation between alpha, beta and gamma. Okay, so next is variation of density of solids and liquids with temperature. ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट हाल फिलहाल में अभी रिलेशन निकाला है बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो अब बारी आती है यहाँ पे नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विद टेम्परेचर। ठीक है, देखते हैं कि जरा डेंसिटी किस तरह वेरी करती है सॉलिड्स और लिक्विड्स की, किसके रेस्पेक्ट में भाई, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। देखो
हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी आप, अच्छा एक एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लगनी है इसमें बस। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज आपने किसी कंटेनर में कोई भी गिवन मास ऑफ सॉलिड लिया, मान लेते हैं सॉलिड लिया या लिक्विड लिया, कुछ भी मान लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये लिक्विड ले लिया, कोई गिवन मास ऑफ सॉलिड आपने लिया, ठीक है, या कोई भी लिक्विड लिया, सॉलिड या लिक्विड दोनों के लिए केस काम करेगा। तो जब आप इसको हीट करोगे तो जनरली क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। Yes, sir. Yes. तो पहली लाइन क्या बोली मैंने, व्हेन अ गिवन मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड हो या लिक्विड हो, ठीक है, जब भी आप किसी भी गिवन मास ऑफ सॉलिड और या लिक्विड को क्या करोगे, इज हीटेड देन इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड्स का मतलब है दैट इज वॉल्यूम क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। Yes, sir. अब देखो, अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं। आपको पता है डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी, Come. Decrease. कम होगी, ठीक है। तो एक नंबर में आएगा तो ये लाइन लिखनी है आपको, दस वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज, तो क्या हुआ, डेंसिटी, दस डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड क्या हुई फिर, Decrease. डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है, बट ये एक नंबर में नहीं आया, इन केस आपको पूछ लिया, मतलब भी ये भी प्रूव करके बताओ कि डेंसिटी कैसे डिक्रीज होती है, तो उसके लिए अब वाला पार्ट है। तो समझ आ गया सभी को डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. लेट v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, मान लेते हैं v क्या है यहाँ पे, लेट v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास, और मास मान लेते कैपिटल M ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, और ये कब है, जब टेम्परेचर कितना है आपका, ठीक। तो हमने क्या माना, जो v है वॉल्यूम है किसी भी सर्टेन मास ऑफ सॉलिड, जो भी हमने ऊपर लिखा है गिवन मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड किसी टेम्परेचर T पे, ठीक है। जब आपने मतलब मान लेते हैं कि v डैश क्या है, जो वॉल्यूम है सेम मास की इंक्रीज होके, दैट इज न्यू वॉल्यूम ऑफ सेम मास, कब, जब आपने टेम्परेचर रेज कर दिया या टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो v डैश क्या है, नई वॉल्यूम है, दैट इज यू कैन आल्सो से फाइनल वॉल्यूम है, कब, जब आपने टेम्परेचर को कितने से इंक्रीज कर दिया, डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो v डैश है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, V plus delta V. v प्लस डेल्टा v, भाई यही तो आएगा ना फाइनल वॉल्यूम। v देखो v Yes, क्या थी, sir. इनिशियल वॉल्यूम, v डैश क्या थी, नई वॉल्यूम, तो v प्लस डेल्टा v, और डेल्टा v की वैल्यू हमने निकाली अभी कुछ, गामा v डेल्टा t, तो v डैश किसके इक्वल आ गया, v डैश इज इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा t के इक्वल आ गया, बोलो। Yes, sir. तो ये हुआ आपका नई वॉल्यूम, बट हमें बताना है क्या बोलते हैं इसे, डेंसिटी। तो एक काम करते हैं, तो लेट रो मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड एट टेम्परेचर T, और रो डैश मान लेते हैं उसी डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, कब, जब आपने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया था। तो डेल्टा टी से बढ़ाने के बाद टेम्परेचर कितना हो गया था, T प्लस डेल्टा टी हो गया था टेम्परेचर, भाई अभी टेम्परेचर T है, डेल्टा टी से बढ़ा दिया तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस डेल्टा टी तो हो गया ना। Yes, sir. Yes, तो sir. then पहले वाली डेंसिटी कितनी होगी भाई, पहले वाली डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, पहले वाली मतलब जब टेम्परेचर कितना था, T.
एंड नई डेंसिटी कितनी होगी? मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वी डैश, और वी डैश को हम क्या पुट करेंगे? सामने लिखा हुआ है आपके वी डैश को हम क्या पुट करेंगे? v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, भाई ये रहा ना वी डैश। यस सर। Yes, sir. ओके, और ये कब है? एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी पे। चलो जी ठीक है, तो भाई मुझे इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो रो डैश इज इक्वल्स टू, यार ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है? ये क्या है? कुछ लिखा हुआ है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, डेंसिटी Density. डेंसिटी। डेंसिटी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब ये देखो, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी पावर इसकी। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास? हमारे पास बना रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। अब बाइनोमियल थ्योरम आपके में है नहीं, तो एक्सपेंडिंग बाइनोमियल बाइनोमियली एक्सपेंडिंग। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि जब भी आप इस तरह का कोई केस फंस जाए, एक ट्रिक बताई हुई है, मैं याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, याद आया कुछ? Yes, sir. मैंने बताया हुआ है ना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इस सब में और कब? जब ये n सॉरी x बहुत छोटा होता है 1 से, यस सर। तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। तो -1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? रो डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ओके, अब देखो जो रो डैश थी ये नई डेंसिटी थी, तो अब जो नई डेंसिटी आपको मिल रही है वो नई डेंसिटी क्या कैसे मिल रही है? माइनस मतलब माइनस होके मिल रही है ना किसी में से। यस Yes, sir. तो जब भी कोई चीज माइनस होके मिलती है तो क्या हो जाती है वो? हमेशा डिक्रीज। डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज। तो हेंस डेंसिटी Decrease. ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? तो ये थी Yes, हमारी sir. लास्ट डेरिवेशन आज की। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जरा इसको लिख लेना, इसको कर लेना ट्राई। जितना भी तक हमने पढ़ा इसके ऊपर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये पीडीएफ में भेज दूंगा आप लोगों को सबको, जो ये सब लिखा हुआ है। तो पीस ऑफ स्टील हैज अ लेंथ ऑफ piece of steel has a length of 30 centimeter ठीक है, तो एक स्टील का पीस है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो एट 90 डिग्री सेल्सियस its length increased by 0.027 centimeter. Find the coefficient of a cubical expansion of steel.